हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे कि सेल किसका बना हुआ होता है। मीन्स व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, कि एक सेल है वो किसका बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सेल होती है उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है। मीन्स सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं उनको? हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सब अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो सेल होती है, चाहे मर्जी वो जिस ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे मर्जी वो जिस ऑर्गन की सेल हो, उसके अंदर जो ऑर्गेनली होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो सभी सेल के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखिए, जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं तो क्या होता है? हमने देखा कि जो सेल थी उसमें ये पाया गया कि सभी सेल में ऑलमोस्ट 3 फीचर्स सेम तरह के देखे गए। और वो जो 3 फीचर्स थे जो हर एक सेल में प्रेजेंट थे, इन एवरी सेल में पाए गए, वो थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इनके तीनों के बारे में हमने थोड़ा बहुत लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, तो आज हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो तीनों होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं? इन्हीं के कारण जो सेल होती है वो अपनी इंटरनल एक्टिविटीज़, या यूं कहिए कि वो जो बाहरी एनवायरनमेंट के साथ सेल का इंटरेक्शन होता है, वो इन तीनों की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इनके बगैर सेल अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? वो होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का बाहरी हिस्सा होता है। बाहरी नहीं, बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी झिल्ली होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जिस तरह हमारी स्किन है वो हमें आउटर एटमॉस्फेयर से क्या करती है? अलग करके रखती है। उसी तरह जो सेल होती है वो सेल को दूसरी सेल से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन भी देती है और उसको दूसरी चीज़ों से सेपरेट आउट भी करती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। मतलब देखिए, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल्स में भी होती है और वो प्लांट सेल्स में भी होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी कुछ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं ना तो हमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें वो हमेशा याद रहती हैं। देखिए, हम एक बैलून लेंगे, एक बलून लेंगे, और वो भी कैसा? वाटर फिल्ड बलून लेंगे, उसके अंदर पानी भरा हुआ लेंगे। अब जो बलून है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। और जो उसके अंदर वाटर है वो क्या होगा? सेल कंटेंट। जो सेल के अंदर कंटेंट होता है वो क्या हो गया? वाटर से उसको कंपेयर करेंगे। और बलून को किससे कंपेयर करेंगे? सेल मेम्ब्रेन से। अब हम समझते हैं। देखिए, जो बलून होता है वो क्या होता है? बहुत ही थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है। और क्या होता है? इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स बहुत लचीला, लोचदार होता है। उसी तरह
जो सेल मेम्ब्रेन है, हमें क्या समझ में आता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, थिन हो गया, और क्या होता है, इलास्टिक या फ्लेक्सिबल होता है, लचीला लोचदार होता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टार मार्क, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, लिविंग होती है। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग होती है, जीवित होती है। अब देखिए जो बलून है उसके अंदर हमने वाटर भरा, तो बलून क्या करता है, उस वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। उसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी सेल का जो कंटेंट है उसको होल्ड करके रखती है। देखिए अगर हम बलून को फोड़ दें तो उसका पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, वो बिखर जाता है। उसी तरह अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो तो वाटर जो सेल का कंटेंट है वो होल्ड नहीं रह सकता, वो बिखर जाएगा। दूसरा, अब जो वाटर है उसकी कोई डेफिनेट शेप होती नहीं है, तो अगर हम उसको बलून में डालेंगे तो बलून उसको क्या कर रहा है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, जो सेल का कंटेंट है, सेल है, उसको क्या देगी, एक डेफिनेट शेप देती है। अब देखिए जो बलून है, वाटर फील्ड, अगर हम उसको एक जगह से, मान लो ये बलून है, अगर मैं इसको एक तरफ से एक्सटर्नल फोर्स देती हूँ तो क्या होता है, इसकी शेप में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। उसी तरह अगर हम सेल के ऊपर भारी एनवायरनमेंट से अगर उस पर फोर्स देते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने के कारण वो क्या करती है, अपनी शेप थोड़ी चेंज कर लेती है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल है, उसकी शेप में चेंज आ जाता है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब लिपिड के जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं उसके बारे में आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे, और जो लिपिड प्लस प्रोटीन होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको फोस्फोलिपिड कहते हैं। कई बार ऑप्शन में लिपिड प्लस प्रोटीन ना आकर फोस्फोलिपिड हो जाता है, आ जाता है, तो मतलब फोस्फोलिपिड या लिपिड प्लस प्रोटीन एक ही बात होती है। तो हम किसको आंसर कर देंगे, फोस्फोलिपिड को। अगर हमें लिपिड प्लस प्रोटीन नहीं मिला तो आंसर हो जाएगा फोस्फोलिपिड। अब नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल ये जो टर्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनिएगा। जो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो सेल होती है इसमें ये मतलब नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से आ रहा है या इस अपनी मर्जी से बाहर जा रहा है। अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी बाहर आ जा नहीं सकता। इसमें कुछ ही सेलेक्टिव या यूं कहिए कुछ ही चयनित चीज़ें होती हैं जो एंट्री ले सकती हैं या एग्जिट ले सकती हैं। मतलब उनका मूवमेंट आसानी से, किनका मूवमेंट होगा सेल के अंदर, सिर्फ कुछ मटेरियल का। तो ये फुल्ली परमिएबल नहीं होती, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लचीली होती है। उसके कारण उसमें क्या आ जाती है, एनगल्फ करने की प्रॉपर्टी आती है। अब एनगल्फ क्या होता है, देखिए एनगल्फ किसका होता है, फूड या कोई भी अदर मटेरियल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। अब एनगल्फ करने का मतलब ये होता है कि एनगल्फ करने का मतलब होता है कि देखिए एक डायग्राम है, इसमें सेल है, उसके बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, फूड है, कोई भी फूड है या कोई भी पार्टिकल है, मटेरियल है। अब ये सेल में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की प्रोसेस के कारण ये क्या करेगी, धीरे धीरे ये जो फूड पार्टिकल है ये सेल उसको अपने अंदर ले लेगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनगल्फ करना, मतलब निगल जाना, खा जाना। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण सेल के अंदर क्या होती है, एनगल्फ करने की प्रॉपर्टी होती है, निगलने की प्रॉपर्टी होती है। आता है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। देखिए हमने अभी अभी क्या पढ़ा था
कि जो सेल होती है, सबसे पहली बात तो वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, मतलब उसमें कुछ चयनित चीज़ें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। अब सेल के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शन परफॉर्म करने की। तो अब वो जो फंक्शन है वो किससे करती हैं, चीज़ों को अंदर बाहर कैसे जाती है, उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूज़न। क्या होती है, डिफ्यूज़न, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशरण प्रक्रिया। क्या कहते हैं, विशरण। अब देखिए, अब डिफ्यू होता है वो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम एक पानी का ग्लास लेंगे। अब उस पानी के गिलास में हम एक कुछ ड्रॉप, कुछ बूंदे इंक की डालेंगे, स्याही की डालेंगे, और उसको बिना हिलाए और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना दिए, कोई भी उसको एक्सटर्नल फोर्स बिना दिए उसको रख देंगे। तो क्या देखते हैं हम थोड़ी देर बाद, जो इंक के पार्टिकल्स हैं, जो स्याही के पार्टिकल्स हैं, वो थोड़ी देर बाद वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने पानी का ग्लास लिया हुआ है, इसमें जो ये ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये वाटर है, और ये जो रेड डॉट्स हैं ये क्या है, इंक है। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि ये सारे आपस में मिक्सअप हो गए। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, मॉलिक्यूल की आदत होती है कि वो जहाँ पे ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन होती है वहाँ से वो जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है अपने आप मूव कर जाते हैं। मतलब जहाँ पे हाई क्वांटिटी होती है, हाई मात्रा होती है, वहाँ से वो जहाँ उनकी लो क्वांटिटी होती है, बहुत लो होते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की आदत होती है, उनकी टेंडेंसी होती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, विशरण बोलते हैं। अगर मैं एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है डिफ्यूज़न की, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब कि अपने आप हो जाना, उसको कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही, कोई एक्सटर्नल भारी फोर्स नहीं मिल रहा मूवमेंट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, वो अपने आप ही अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरित हो जाना, अपने आप स्थानांतरित हो जाना, ये क्या कहलाता है, विशरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब डिफ्यूज़न कौन शो करते हैं, डिफ्यूज़न होता है आयंस में, मॉलिक्यूल्स में, CO2, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या शो करते हैं, डिफ्यूज़न शो करते हैं। अब देखो जो CO2 और ऑक्सीजन है वो क्या होती हैं, वो होती हैं गैसेस। वो क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। अब गैसेस में डिफ्यूज़न होता है। अब गैसेस में डिफ्यूज़न तो होता है, साथ ही साथ जो गैसेस में डिफ्यूज़न है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है गैसेस के अंदर डिफ्यूज़न, मतलब बहुत ही जल्दी होता है। अब वो जल्दी क्यों होता है, जो गैसेस होती हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ही मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर, वो बहुत ही कम होता है। और कम फोर्स होने के कारण, वीक फोर्स होने के कारण वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं, और वो बहुत फ्रीली, बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखें कि अगर हम किसी एक कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो वो एक रूम से दूसरे, दूसरे से तीसरे बहुत ही जल्दी उसकी खुशबू, बहुत ही जल्दी उसकी स्मेल हमें महसूस होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो गैस होती है उनके जो कण हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए जो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न हुई, जो विशरण की दर हुई, वो गैसेस में क्या हुई, सबसे ज़्यादा हुई, सबसे हाईएस्ट हुई। उसके बाद आते हैं लिक्विड। अब जो लिक्विड होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी वीक नहीं होता, वो टाइटली एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, जिसके कारण उनके कण इतने फ्रीली मूव नहीं करते मॉलिक्यूल्स, इसलिए उनमें थोड़ा सा रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस के मुकाबले कम होता है। अब बात आती है सॉलिड की। सॉलिड्स में तो भाई सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं,
उनकी एक डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की, और उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने के कारण उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और उनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, मतलब जो दर होती है विसरण की, वो बहुत ही कम होती है। किनमें? सॉलिड में। तो हमने क्या जाना, गैसेज में जो डिफ्यूज़न की रेट होती है वो बहुत हाई होती है, सबसे हाई होती है। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे कम होता है। अब बात आती है कि सेल के अंदर डिफ्यूज़न क्यों हुआ, सेल के अंदर डिफ्यूज़न की प्रोसेस कैसे होती है या क्यों हुई। अब जो सेल है, हमने पढ़ा था कि सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, मतलब सेल से हमारा जीवन बना है। अब सेल से जीवन बना है तो सेल के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म करे। मतलब जो सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, अपोप्टोसिस भी होती है। तो उसके अंदर बहुत सारी, क्या कह सकते हैं हम उनको, सेलुलर एक्टिविटीज़, ये सब क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। और उन्हीं सेलुलर एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, उनके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है। किसके अंदर? सेल के अंदर क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है सेल के अंदर। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल जाता है। अब वो किस प्रोसेस से निकलता है? वो निकलता है डिफ्यूज़न से। अब वो प्रोसेस कैसे होती है? देखो, जो सेल होती है उसके अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है ना, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होती है? सेल के अंदर। किसकी? CO2 की। अब CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई है, और जो बाहर एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल, उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 हाई कंसंट्रेशन से मूव कर जाएगी लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्यू टू डिफ्यूज़न। अब बात आती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन, अब सेल को तो O2 चाहिए। अब O2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होती है? बहुत कम होती है, और सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये O2 है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी, मतलब बाहरी एनवायरनमेंट से कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर चली जाएगी। इस तरह ये जो प्रोसेस होती है CO2, इस प्रोसेस के थ्रू ही CO2 क्या करता है? सेल को छोड़ देता है, सेल से बाहर चला जाता है, और O2 सेल के अंदर आ जाता है। ये सारी चीज़ें ना हम रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे, और ये सब कुछ किससे होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।